ACL सर्जरी के बाद हमें हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ता है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट्स पूछते हैं। सो नॉर्मली व्हाट वी डू इज कि हम जिस दिन सर्जरी होती है सेम डे ही पेशेंट को मॉर्निंग के अंदर एडमिट करते हैं। आफ्टर अंडरगोइंग एनेस्थीसिया प्रोसीजर किया जाता है एंड पेशेंट को सेम डे हम हॉस्पिटल में रखते हैं एंड द वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट गेट्स डिस्चार्ज। सो जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपका अस्पताल में रहता है वो सिर्फ एक दिन का रहता है। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या हम ACL सर्जरी कराने के बाद पूरा वजन डाल के चल सकते हैं या फिर हमें बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा? तो उसका आंसर डिफर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपके सिर्फ घुटने के अंदर ACL के लिगामेंट सर्जरी हुई है या फिर नियर बाय स्ट्रक्चर्स जिसको हम मेनिस्कस भी बोलते हैं उसका भी अगर हमने कोई प्रोसीजर किया है जैसे कि मेनिस्कस रिपेयर, तो दोनों के प्रोटोकॉल में थोड़ा बहुत फर्क आता है। आइसोलेटेड ACL रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हम अगले दिन से ही मरीजों को एज पर देयर टॉलरेंस लेवल वजन डलवाना उसी पैर पे शुरू करते हैं विद अ ब्रेस, यानी कि घुटने के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक एक्सटर्नल ब्रेस लगाते हैं। अगर किसी पेशेंट का साथ में हमने मेनिस्कस रिपेयर भी किया है तो उस रिपेयर वाली साइड को बचाने के लिए वी यूजुअली प्रेफर कि हम 3 हफ्ते के लिए पेशेंट को इस पैर पे वजन ना डलवाएं एंड 3 हफ्ते के बाद एज पर टॉलरेंस धीरे धीरे वजन डलवाना हम शुरू करवाते हैं। सेम थिंग हैपेंस विद कि हम कितना घुटना मोड़ सकते हैं आफ्टर आवर नी लिगामेंट सर्जरी। सो एज पर एन आइसोलेटेड नी लिगामेंट सर्जरी जो मेरा प्रोटोकॉल है या फिर जो हमारे इस हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, व्हाट वी यूजुअली प्रेफर इज कीपिंग द नी बेंडिंग टू अराउंड 90 to 100 डिग्रीज ऑफ रेंज, यानी कि 90 से 100 डिग्री तक घुटने का मुड़वाना हम शुरू करा देते हैं फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी एंड दिस कंटिन्यूज टिल अराउंड 3 to 4 वीक्स आफ्टर द सर्जरी। एंड 4 हफ्ते के बाद में हम आपके पूरे घुटने की मोशन यानी कि रेंज ऑफ मोशन हम पूरी लेकर के आते हैं। बट दिस एक्चुअली डिफर अगर हमने साथ में आपके गद्दी या फिर मेनिस्कस का भी कोई रिपेयर किया है। साथ में अगर हमने मेनिस्कस का रिपेयर किया है देन वी यूजुअली प्रेफर टू कीप द नी बेंडिंग ओनली टिल 90 डिग्रीज फॉर अराउंड 4 से 6 हफ्ते के लिए, यानी कि 4 to 6 वीक तक। एंड 6 हफ्ते के बाद ही हम आपके पूरे घुटने को मुड़वाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस के लिए काफी ज्यादा पेशेंट्स आजकल हमसे आकर के पूछते हैं इज अबाउट कि क्या डॉक्टर साहब आप इंटरनल ब्रेस टेक्निक के साथ ही ACL लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर इंटरनल ब्रेस सर्जरी आप करने वाले हैं कि नहीं करने वाले? सो इसका आंसर देने से पहले दोस्तों हमें यह चीज समझना जरूरी है कि इंटरनल ब्रेस टेक्निक होती क्या है। इंटरनल ब्रेस टेक्निक के अंदर हम एक धागा जिसको हम टेप भी बोलते हैं अराउंड 2 से 3 मिलीमीटर का हम इसको यूज करते हैं अक्रॉस आर लिगामेंट, यानी कि जो हमने लिगामेंट बनाने के लिए लिया है उसी ग्राफ्ट के क्रॉस हम इसको रीइंफोर्स करने के लिए लेते हैं। लेकिन ये सर्जन टू सर्जन डिपेंड करता है कि क्या वो हर एक केस ऑफ ACL लिगामेंट सर्जरी के अंदर इंटरनल ब्रेस का यूज कर रहे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस के साथ में। सो इट इज टोटली अ सर्जन्स प्रेफरेंस। बट अगर हम लिटरेचर को देखें देन देयर इज नो स्टैटिस्टिकली, यानी कि बहुत कोई सिग्निफिकेंट डाटा लॉन्ग टर्म स्टडीज पे नहीं मिला है अभी तक देखने के लिए कि आफ्टर इंटरनल ब्रेस एंड विदाउट इंटरनल ब्रेस दोनों के रिजल्ट्स में कुछ फर्क आया है। सो दिस इज अ थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो स्पेसिफिक इंडिकेशंस एज पर द नी सर्जन्स जो स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जन है जो आर्थ्रोस्कोपी कर रहे हैं वो कौन से केसेस में इंटरनल ब्रेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर लचीलापन बॉडी के अंदर ज्यादा है, यानी कि जिसको हम हाइपरलेक्सिटी सिंड्रोम बोलते हैं, ऐसे मरीज। सेकेंडली, उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर हाइपर एक्सटेंशन यानी कि घुटने का ज्यादा आगे की तरफ बेंड होना कॉमनली देखने को मिलता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर। या फिर PCL लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन यानी कि जो पीछे वाले लिगामेंट का क्रूशिएट लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन अगर आप करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। या फिर जिन पेशेंट्स के अंदर टिबियल स्लोप यानी कि आपके नीचे वाली हड्डी की जो ढलान है, जो स्लोप है, अगर वो 12 डिग्री से भी ज्यादा है तो ये कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जिनके अंदर आई पर्सनली प्रेफर टू यूज एन इंटरनल ब्रेस, यानी कि जो फाइबर टेप या सूचर टेप आप साथ में इस्तेमाल करते हैं अपने ग्राफ्ट के। क्या हर एक केस के अंदर हमें इंटरनल ब्रेस टेक्निक का यूज करना चाहिए? आई थिंक इसका आंसर डिपेंड करता है कि एज पर आवर एक्सपीरियंस, यानी कि जो सर्जन्स का एक्सपीरियंस है विद एन आइसोलेटेड लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन विद एंड विदाउट ब्रेस कैसा रहा है। अगर आपके री-रप्चर रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट देन इसका कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स जो मैंने इंडिकेशंस आपको बताए हैं उस सब इंडिकेशंस के अंदर इंटरनल ब्रेस
प्रोटेक्ट आपके ग्राफ्ट को करता है, जिसकी वजह से इसके री रप्चर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमसे आकर के पूछते हैं कि कौन सा इम्प्लांट बेहतर है, बायो स्क्रू बेहतर है कि एंडो बटन बेहतर है कि किसी बटन के साथ में अगर आपने फिक्स किया वो बेहतर है, तो इसका जवाब सिंपल सरल शब्दों में ये है कि आई थिंक इट इज योर सर्जन इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड अबाउट दिस रेदर देन द पेशेंट। सर्जन्स के एक्सपीरियंस के ऊपर, उन्होंने अपने पुराने केसेस के अंदर जो आज तक उन्होंने अभी तक किए हैं उनके अंदर उनका जो सक्सेस रेट कैसा है, एंड आई थिंक इसके ऊपर ध्यान देने से ज्यादा अच्छा है कि ये सोचना कि हमारे पास जो हम ग्राफ्ट के टनल पोजीशन कर रहे हैं, यानी कि जो ग्राफ्ट की टनल्स बना रहे हैं वो हम कितनी सही बना रहे हैं। आई थिंक इस पूरी सर्जरी के अंदर इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि ये टेक्निकली करेक्ट करी जाए, एंड इम्प्लांट ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले बट इट इज नॉट द मैक्सिमम रोल। जरूरी ये रहता है कि आपकी टनल पोजीशन, आपका ग्राफ्ट का जो डायमीटर निकला है एंड आपकी जो ग्राफ्ट की लेंथ निकली है वो सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ दिस रिजल्ट्स के लिए। बिकॉज नो इम्प्लांट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर ग्राफ्ट अगर वो पहले से ही कमजोर है तो, या फिर अगर आपकी टनल की पोजीशन उस ग्राफ्ट को डालने के लिए अगर गलत बनाई गई है तो उन पोजीशन के अंदर ऑफ कोर्स आपके चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रप्चर ज्यादा रहते हैं। सो मेरे हिसाब से टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द ट्रीटिंग सर्जन, यानी कि सर्जरी करने के दौरान सर्जन ने कितने अच्छे तरीके से आपके टनल्स को बनाया है, आपका ग्राफ्ट डायमीटर, आपका ग्राफ्ट कितना अच्छा लगा है, ये सब मेजर रोल प्ले करता है आपके सक्सेस रेट के लिए रादर देन जस्ट एक इम्प्लांट सेक पे। मोर इम्पोर्टेंट, आजकल जो पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, यंग पेशेंट्स में आर्थराइटिस बहुत कॉमनली है। तो ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि आजकल इतने यंग पेशेंट्स में आर्थराइटिस का रीजन क्या है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट रीजंस जो है इज अबाउट अ डेस्क जॉब, यानी कि जो बहुत ज्यादा देर हमें एक ही जगह पे बैठना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 8-10 घंटे की सेटिंग्स होती हैं एंड फिजिकल एक्टिविटी हमारी ना के बराबर है। सो इनफैक्ट इनएक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन जो आपके घुटनों को जाम करने में, स्टिफ करने में एंड प्री मेच्योरली आर्थराइटिस डेवलप करवाने में बहुत ज्यादा आपको ये प्रीडिस्पोज करती है। सेकेंडली वजन गेन, यानी कि वेट गेन काफी ज्यादा होना, किसी का वजन ज्यादा होना, ये सब कंडीशन आपके आर्थराइटिस डेवलप यंग एज पे करने पे बहुत ज्यादा एक इज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। बिकॉज अगर आप जितना कम चलते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जितनी कम है, वेट गेन अगर आपको ऑलरेडी होके रखा हुआ है, तो इस कंडीशंस के अंदर आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, जिसको हम एक प्रीमेच्योर ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से आर्थराइटिस का पैटर्न पेशेंट्स में बहुत यंग जनरेशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। कुछ चीजें जो हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं इज ऑफ कोर्स बीइंग फिजिकली एक्टिव। अपने शरीर के लिए आधे घंटे से 1 घंटा निकालना, कोई फिजिकल वर्कआउट करना, अपने सिटिंग जॉब या डेस्कटॉप जो आपका जॉब है उसके अंदर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना, आफ्टर एवरी हाफ एन आवर टू 1 आवर जस्ट रोम अराउंड 5 मिनट्स का ब्रेक लेकर के अपने स्ट्रेचेस करिए, थोड़ा चल फिर लीजिए, जिससे कि आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहनी चाहिए। एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इज अराउंड द मसल्स जो आपके प्रेजेंट रहते हैं घुटने के आसपास, यानी कि जोड़ के आसपास। इन जोड़ के आसपास के मसल्स को स्ट्रेंथन अगर आप रेगुलरली करते रहते हैं, देन ऑफ कोर्स आपके आर्थराइटिस के आगे प्रोग्रेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं।